हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? तो शुरू करते हैं बैंक ऑडिट का सेकंड और आखिरी लेक्चर। बैंक ऑडिट थोड़ा मोड़ा जो बचा है वो आज ही वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी। क्या कहता है बैंक ऑडिट का तीसरा नहीं दूसरा लेक्चर? देखो जी, मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में भी एडवांसेस बचे हुए हैं। एडवांसेस के साथ साथ आपके एक्सपेंस बचा है। चार चीज़ें बची कुल मिला के बैंक ऑडिट में: ड्राइंग पावर, एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंसेस, रिसीट्स, एडवांसेस। सबसे पहले ड्राइंग पावर पे बात कर लेते हैं भैया, फिर बात करेंगे आपके और कहीं पे। यहाँ आते हैं, ये देखो। कहता है जी ड्राइंग पावर कंप्यूट कैसे होगी। बड़ी सारी चीज़ें दी हैं, आप देखिए, पढ़ लेंगे। मैंने इसको यहाँ समराइज किया हुआ है। कहता है जी बैंक ये इंश्योर करेगा, अगर आपने सीसी लिमिट बना के दी है, ड्राइंग पावर दी है अपने क्लाइंट को, तो वो सैंक्शन लिमिट के अंदर रहनी चाहिए, जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अगर सैंक्शन लिमिट से ऊपर गया तो भैया बताना पड़ेगा मैनेजमेंट और हेड ऑफिस को। ठीक है। जब भी आप सीसी बना के देते हैं ना किसी भी दुकानदार को, व्यापारी को, तो सामने से वो अपनी इन्वेंट्री रखता है आपके पास। इन्वेंट्री के लिए क्या करता है वो? स्टॉक स्टेटमेंट देता है, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट देता है इन्वेंट्री की। और अगर 5 करोड़ से ऊपर की सीसी बनाई गई है तो इन्वेंट्री की स्टॉक ऑडिट भी मैंडेटरी है। स्टॉक ऑडिट भी करवानी पड़ती है उस क्लाइंट को जो बैंक से 5 करोड़ से ऊपर की सीसी बनवाता है। तो कहता है भैया जो भी आपने सीसी बना के दी है वो कवर्ड बाय करंट एसेट होनी चाहिए। साथ में क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल स्टॉक स्टेटमेंट, ये सब सबमिट किए होंगे बोरोवर ने। ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट दी होगी बोरोवर ने, उसे चेक करिए। साथ में एक बात और कि अगर सीसी आपकी 5 करोड़ से ऊपर की है तो स्टॉक ऑडिट कराई गई होगी। अगर 5 करोड़ से कम की सीसी होती है ना तो स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वॉलेंटरली करवाना चाहो तो करवा सकते हैं, वॉलेंटरली। अदर केसेस मतलब 5 करोड़ से कम में। साथ में एक बात ध्यान रखिए, सीसी के केस में 3 महीने से पुराने के डेटर या 3 महीने से पुराने का स्टॉक कंसीडर नहीं करते। जो स्टॉक स्टेटमेंट देंगे ना आप, वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से पुराना है तो उसे इर्रेगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? इर्रेगुलर। तो 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अगर आज सीसी बनवा रहे तो आज का स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है ना। साथ में अपनी गाइडलाइंस होंगी बोर्ड की, वो गाइडलाइंस आपको माननी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो विद इन द सैंक्शन लिमिट, ठीक है, अगर सैंक्शन से ऊपर गया तो बताइए मैनेजमेंट हेड ऑफिस में। करंट एसेट स्टॉक स्टेटमेंट दिया होगा, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट दी होगी। अगर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो फिर ऑडिट कराई होगी, स्टॉक ऑडिट। 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो रेगुलर मानेंगे। और गाइडलाइंस होंगी अपनी, वो गाइडलाइंस मानी गई होंगी जो बैंक का बोर्ड बनाता है, गाइडलाइन, रिस्पेक्टिव गाइडलाइन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सीसी लिमिट अगर है तो देखना भैया WIP के साथ बढ़ रहा है, यानी पता चला प्रोजेक्ट उतना ही कंप्लीट हुआ है लेकिन पैसा ओवरड्रॉ करता जा रहा है आपका जो MD है कंपनी का। आप बोल रहे हो यार क्या रहे हो भाई, हर महीने 5 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, लगा कहाँ रहे हो? प्रोजेक्ट तो आपका तब भी दूसरा माला ही बना था, दूसरा फ्लोर अभी दूसरा माला ही बना है, कहाँ डाल दिया भैया आपने 5 करोड़? तो आप देखो WIP के हिसाब से मैच करिए कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो जो सीसी लिमिट से पैसा निकल रहा है वो साथ में रिकनसाइल हो रहे हैं या नहीं, देखना पड़ेगा साथ में। अब देखो, अब जैसे ये समराइज पॉइंट है, ठीक है, ये डिटेल्ड पॉइंट्स हैं। अब कल कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है यहाँ से तीन पॉइंट पूछ ले डिटेल वाले, तो वही पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए, नीचे लिखे हुए हैं, जैसे सैंक्शन लिखे, कोई भी पॉइंट आप पढ़ो, ठीक है, वो सब वही है। स्टॉक ऑडिट का पॉइंट अगर आ जाए तो स्टॉक ऑडिट करवानी ज़रूरी है 5 करोड़ से ऊपर की। अगर 5 करोड़ से कम भी है तो स्टॉक ऑडिट करवा सकते हैं वॉलेंटरली। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी बातें दी गई हैं। जो रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टॉक ऑडिटर, ठीक है, उसे कंसीडर करेगा जो स्टेट ऑडिटर होगा, वो जो भी रिपोर्ट देगा स्टॉक ऑडिटर उसे कंसीडर की जाएगा बैंक के द्वारा वाइल कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ऐसा नहीं रिपोर्ट इग्नोर कर दिया आपने। ठीक है, स्टॉक ऑडिट हो गया। अब ड्राइंग पावर में आओ। ड्राइंग पावर में भैया अभी अपन नीचे पढ़ा, कोई भी गाइडलाइन अगर बोर्ड की होगी ना बैंक की, तो गाइडलाइन को माना गया होगा ड्राइंग पावर करते वक्त।
वरना वो क्या मतलब, बेकार गाइडलाइन। साथ में क्वार्टरली रिटर्न स्टॉक स्टेटमेंट दिए होंगे क्लाइंट ने आपको, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट दी होगी क्लाइंट ने आपको, वो चेक करिए। ठीक है, कई बार मंथली स्टॉक स्टेटमेंट जाता है, वो भी चेक करिए। ठीक है, और क्या चेक करना है सर? बैंक की ड्यूटीज़ क्या है? कहता है सर बैंक की ड्यूटी है वो चेक करेगा ड्राइंग पार जो है वो स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पे, स्टॉक स्टेटमेंट करंट होना चाहिए। करंट मतलब ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पुराना है तो इरेगुलर मानेंगे। ठीक है ना, मतलब कल को अगर क्वेश्चन आ जाए बैंक की ड्यूटी क्या है, तो स्टॉक स्टेटमेंट का पॉइंट लिख दो, 3 महीने वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें। ऑडिटर कंसर्न क्या है, तो वही एनुअल ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट, वही सब आएगा। कल को पूछ लेता है कि भाई कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पार्ट एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक। ठीक है, स्टॉक ऑडिट में तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप समरी पढ़ोगे तो हो जाएगा उससे। ठीक है, ये वाला कोई भी अकाउंट जो है वो विद इन द ड्राइंग पार होना चाहिए। अगर ड्राइंग पार से एक्सीड कर रहा है तो आप बताएंगे मैनेजमेंट को या हेड ऑफिस को, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है ना, ये तो मीनिंग दी गई है सिंपल। ड्राइंग पार का मतलब क्या है? ड्राइंग पार का मतलब है कितना पैसा एक फर्म या कंपनी विड्रॉ कर सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए, कैन विड्रॉ। ठीक है, अच्छा ड्राइंग पार निकालते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, स्टॉक है 80,000 के, डेटर है 60,000 के। अब ये फिगर है भैया 31 मार्च को। ठीक है, डेटर 60 में 10 वो इंक्लूड है जिसका 16 अक्टूबर का इनवॉइस है। 16 अक्टूबर मतलब यार 31 मार्च में अगर देखें तो नवंबर, दिसंबर, मार्च, फेब, जैन, 5 महीने, 5.5 महीने पुराना डेटर है ये, 5.5 महीने पुराना। इन्होंने नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, 3 महीने से पुराना डेटर इन एलिजिबल है ड्राइंग पावर कंप्यूट करते वक्त। ठीक है, पढ़ते हैं पूरा। स्टॉक 80,000, डेटर 60,000, 60 में 10,000 पुराना डेटर है पुराना। क्रेडिटर है भैया 20,000। ठीक है, सैंक्शन लिमिट 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन ऑन स्टॉक जो है 20%, डेटर पे स्टॉक 50%। ये क्वेश्चन है। अब ड्राइंग पार कैसे निकालेंगे समझना। स्टॉक 80,000 का है, 80,000 का स्टॉक तो हमारे पास है ना मालिक, इसमें हमारी देनदारी बाकी है बाजार में। बाजार में हमने इतना पैसा देना है 20,000 रुपये। तो जो हमारे पास मान लो स्टॉक पड़ा है 80,000 का, इसमें से 20,000 तो सामने वाले का पैसा देना है ना हमको। तो हमारा क्या है 80 में, कह रहा है 80 में 20 तो दूसरे का देना है, तो 60 हमारा है। 60 हमारा है, लेकिन उस पर मार्जिन इंक्लूड है ना सर। तो एक्चुअल में हमारा क्या है जिसके लिए हमने दिया है पैसा, 48,000। 80 स्टॉक हमारे पास है, 20 हमने क्रेडिटर का पैसा देना है, तो क्रेडिटर का पैसा दे देंगे तो कितने का बचेगा 60। अब 60 में मार्जिन निकाल दो तो कितना बचा 48। ये तो हो गया स्टॉक। अब आते हैं डेटर पे। डेटर है भैया 60 का, 10,000 का डेटर इनएलिजिबल है, तो बचा 50। अब 50,000 का हमारा डेटर है, हमें 50,000 मिलने हैं उससे, मिलने हैं, लेकिन हमने जो उसे गुड्स बेचे थे 50% मार्जिन पे बेचे थे, तो सही मायने में तो 25 का माल बेचा ना हमने उसको। तो अगर मार्जिन निकाल दें 60 माइनस 10 50, तो 25,000 बचेगा डेटर मार्जिन निकालने के बाद। तो स्टॉक में अगर मार्जिन निकाल ले तो 48 का स्टॉक हमारे पास है, और डेटर में से अगर मार्जिन निकाले तो हमें डेटर से 25,000 तो और मिलने हैं, तो 48 प्लस 25 73,000 रुपये ड्राइंग पार आएगा। सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, कितना अपने अगली पार्टी के पैसे देने हैं। क्रेडिटर 20,000, जो बचा उससे मार्जिन निकाल दो। डेटर में जो एलिजिबल है, जो इन एलिजिबल है माइनस कर दो, जो बचेगा उससे मार्जिन निकाल दो। बस मार्जिन निकाल देना स्टॉक में भी और डेटर में भी। ठीक है ना, स्टॉक में से क्रेडिटर माइनस करेंगे, मार्जिन माइनस कर देंगे, डेटर में से जो इन एलिजिबल है उसे माइनस करेंगे, मार्जिन माइनस कर देंगे, जो दोनों आएगा उसको प्लस कर देंगे। 73,000 रुपये आपका ड्राइंग पावर है। ठीक है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर डन। अब आते हैं ज़रा
एडवांसेस पे। एडवांसेस में ना सबसे पहले पूछ रहा है यार, एडवांसेस में इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करोगे, क्या चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, उसको लेकर ऑडिटर क्या चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा जो एडवांसेस दिए हैं बैंक ने वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके दिए होंगे बोरोवर की। जो एडवांसेस दिए हैं उसके लिए बोरोवर ने प्रॉपर कागज़ दिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स। जो एडवांसेस दिए हैं वो बोर्ड की पार के अंदर है। जो एडवांसेस दिए होंगे विद इन द लिमिट होंगे। जो एडवांसेस दिए गए हैं उसके लिए प्रॉपर्टी आपने रखवाई होगी। मान लो 50 करोड़ का लोन आपने दिया है, अगला प्रॉपर्टी रखेगा। कहता है प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 60, 65, 70 करोड़ हो, थोड़ा बहुत मार्जिन होना चाहिए, 10, 15, 20% की प्रॉपर्टी महंगी होनी चाहिए। कल को वैल्यू कम भी हो गई प्रॉपर्टी की तो लोन हमारा सेफ रहेगा। इंडिया में ना इसलिए बैंक इतने इंसॉल्वेंट होते नहीं। अभी यूएस में आपने देख लो क्या उठापटक चल रही है, वापस से बैंक के बैंक इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ मार्जिन बहुत कम रखते ही नहीं है। लोन देते हैं 40 करोड़ का, प्रॉपर्टी रख रहा है 10 करोड़ 20 करोड़ की। यहाँ लोन देता है बैंक 40 का, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी रखवा लेता है, मार्जिन। ठीक है ना। साथ में ड्राइंग पार को या लोन को महीने में एक बार अपडेट करिए और हर लोन अकाउंट को साल में एक बार रिव्यू करेगा बैंक, वो उसकी जिम्मेदारी है। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करिए, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे, विद इन द सैंक्शन लिमिट होगा। अगर सैंक्शन लिमिट से अंदर बाहर गया तो बताइए, सेम पॉइंट आपने ड्राइंग पार के अंदर ही पढ़ा है, सेम पॉइंट। सैंक्शन लिमिट से ऊपर गया तो बताइए। ड्राइंग पार को महीने में एक बार अपडेट करिए, लोन अकाउंट को साल में एक बार चेक रिव्यू करिए। ठीक है। जो अकाउंट्स हैं विद इन द ड्राइंग पार होने चाहिए। ड्राइंग पार से ऊपर का तो आप बताएंगे। और सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि अगर वैल्यू की सिक्योरिटी की वैल्यू अगर कम भी होगी तो अपना कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है। सॉरी। ठीक है ना। तो क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंट्स विद इन द ड्राइंग पार, ऊपर जा रही है तो बताइए। ड्राइंग पार अपडेट करेंगे महीने में एक बार, लोन अकाउंट का रिव्यू करेंगे साल में एक बार, सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल से आए तो यही 7 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एविडेंस क्या ऑब्टेन करेंगे एडवांस को लेकर, तो क्वेश्चन आंसर ये लिखना है। कंफ्यूज हो सकता है इसलिए पहले से कह रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल आएगा ये 7 पॉइंट, और अगर एविडेंस पूछे तो ये कुछ भी नहीं है सर, ये असर्शन है। अगर आपने मेरे से असर्शन पढ़े हैं तो आपको याद होगा, मैं असर्शन कहता हूँ बैलेंस शीट के 5 असर्शन होते हैं। कंप्लीटनेस, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस और डिस्क्लोजर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके, ठीक है। कहता है सर कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए, अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए। ठीक है। कंप्लीटनेस, सारे एडवांस इंक्लूड किए गए होंगे। जितने भी एडवांस बताए गए हैं ना वो सही में आउटस्टैंडिंग होंगे, वो सही में बैंक को पैसा मिलना होगा। दे आर एक्चुअली आउटस्टैंडिंग और एक्चुअली पैसा मिलना होगा। ठीक है ना। ये हो गया आपका, अगर एसेट की बात करें तो राइट। ऑब्लिगेशन होता है लायबिलिटी में, यहाँ हो जाएगा राइट। ये राइट के 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं वैल्यूएशन में। कह रहा है सर जो लोन की वैल्यू दी गई है ना वो प्रॉपर होगी। ये आ गया वैल्यूएशन का पॉइंट। कह रहा है लोन का ना डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन प्रॉपर होगा। ये आ गया डिस्क्लोजर का पॉइंट। अब बचता है एग्जिस्टेंस का एक पॉइंट। तो एग्जिस्टेंस में दोनों में से कोई एक पॉइंट बन सकता है भाई, कि
हाँ ये भी डाल सकते हो एग्जिस्टेंस में, कोई दिक्कत नहीं है कि जो पैसा है वो सही में आउटस्टैंडिंग होगा, एग्जिस्ट कर रही होगी सारी। ठीक है, हाँ ठीक है। कंप्लीटनेस में कौन सा पॉइंट आएगा? सारे रिकॉर्डेड एडवांस होंगे, कोई भी एडवांस छूटा नहीं होगा। राइट में सही में उनके पास पैसा रिसीव करने का राइट है। वैल्यूएशन में वैल्यू प्रॉपर होगी। एग्जिस्टेंस में सही में पैसा आउटस्टैंडिंग होगा 31 मार्च को, एग्जिस्ट कर रहा होगा वो लोन, और डिस्क्लोजर में प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये आपका पॉइंट आ जाएगा कहाँ पे? एविडेंस के अंदर। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल पूछे एडवांसेस को लेकर तो ये लिखना है, अगर एविडेंसेस पूछे तो ये लिखना है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और आता है एस&ए एविडेंस कि इंटरनल कंट्रोल ठीक है या नहीं। मतलब इतने पॉइंट डाल रखे हैं ना कि 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो इंटरनल कंट्रोल फ्लैट हो गया, एक हो गया आपका एविडेंस, एक हो गया एस&ए एविडेंस इंटरनल कंट्रोल को लेकर। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, इसमें कोई दम नहीं है सच अगर देखें तो आप। ठीक है, पहला है जो अमाउंट रिकॉर्डेड है वो सही है, लोन का डॉक्यूमेंटेशन देख लो, अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं यानी वो देख लो, सिक्योरिटी प्रॉपर है यानी वो देख लो, कंप्लायंस ऑफ आरबीआई देख लो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। ये मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो एक बार आप देख लेना। मेन इंपॉर्टेंट होता है एक तो एविडेंस और दूसरा हो गया आपका इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अगर इन केस आ जाए तो रिकॉर्डेड अमाउंट ठीक है यानी लोन डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं यानी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लायंस ऑफ आरबीआई एआरपी। ठीक है, ड्राइंग पार हो गया आपका, हो गया एडवांसेस। ठीक है ना, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग पार को करने के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब बचा है इनकम और एक्सपेंस। ठीक है भैया, एक तरफ है इनकम, दूसरी तरफ है एक्सपेंस। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, फिर बात कर लेते हैं इनकम की। चलिए जी, तो पहले फटाफट से बात करते हैं जी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या कहते हैं? देखो जी, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होंगे? बैंक के एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट देगा, आप एफडी कराओगे तो आपको ब्याज देगा, डिपॉजिट पे आपको ब्याज देगा, किसी और ब्रांच का बैलेंस पड़ा हो उस पर ब्याज देगा, ऑपरेटिंग खर्चे, बिजली पानी के खर्चे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, ये डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब बेसिक खर्चे। ठीक है, तरह तरह के प्रोविजंस बनाएगा, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने प्रोविजन तो खैर पढ़ ही लिया है, प्रोविजन के पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे अगर आपको याद हो तो। ये वाला पॉइंट अपन ने प्रोविजन वाला पॉइंट पहले ही पढ़ लिया था, ये वाला पॉइंट प्रोविजन वाला। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं। आपको ये हेड याद नहीं रखने हैं भाई, आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट में क्या चेक करेगा, ऑपरेटिंग खर्चे मॉनिटर क्या चेक करेगा, और प्रोविजन में क्या चेक करेगा। प्रोविजन तो पढ़ चुके हैं, अब बात कर लेते हैं ज़रा इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग खर्चों की। ठीक है, इंटरेस्ट में आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल, ध्यान रखने का इंटरेस्ट को लेकर। जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है क्या वो रीजनेबल है? जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो एज पर द आरबीआई गाइडलाइन है? जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो प्रीवियस ईयर के रेट से कंपेयर करिए, एनालिटिकल प्रोसीजर, एआरपी, अगर फ़र्क लगता है तो बात करिए। रीजनेबल, आरबीआई गाइडलाइन, एआरपी, ये 3 पॉइंट हो गए, इनको किनारे करते हैं अब। ठीक है, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो वही रेट होगा जो बैंक की गाइडलाइन होगी। हर बैंक का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 3, 3.5, 6% तक जाता है बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से। एफडी पे जो इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा होगा वो वही रेट होगा जो एफडी सर्टिफिकेट में लिखा है। ठीक है, इंटर ब्रांच बैलेंस के केस में एक ब्रांच का बैलेंस दूसरे के पास पड़ा है, इंटर ब्रांच बैलेंस के केस में वो रेट आपको दे रहा होगा इंटरेस्ट जो रेट हेड ऑफिस ने डिसाइड किया होगा। सेविंग अकाउंट को लेकर जो अपनी बैंक की गाइडलाइंस हैं, एफडी को लेकर जो रेट एफडी सर्टिफिकेट में होगा, और इंटर ब्रांच बैलेंस को लेकर जो रेट बताया होगा आपके हेड ऑफिस ने। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी सिंपल। और 3 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट ये हो गए। एक आखिरी पॉइंट कि जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसे रिकम्प्यूट कर सकते हैं आप। रिकम्प्यूट करिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करिए, कई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो उसे एक बार री एग्जामिन करिए। सबसे पहले चेक करिए रीजनेबलनेस, चेक करिए इस साल के इंटरेस्ट को पिछले साल के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, साथ में चेक करिए आरबीआई की गाइडलाइंस। ठीक है,
फिक्स डिपॉजिट के केस में जो रेट दिया गया है वो एफडी सर्टिफिकेट में रेट लिखा होगा। सेविंग में जो रेट दिया है वो बैंक ने बनाया होगा। इंटर ब्रांच बैलेंसेज में जो रेट है वो हेड ऑफिस ने बताया होगा। ठीक है, साथ में रिकम्प्यूट करिए इंटरेस्ट को। उससे क्या होगा कि आपके पास जो भी रॉ डेटा है उसके हिसाब से कितना टाइम है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिकम्प्यूट करिए और आप देखिए कि रिकम्प्यूटेशन में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। एक बार टैली कर ले कि रिकम्प्यूटेशन के हिसाब से कितना आ रहा है आपके हिसाब से इंटरेस्ट और कितना बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मेजर ये 7 पॉइंट बनते हैं। रीजनेबलनेस, कंपैरिजन करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ, आरबीआई गाइडलाइन, सेविंग के केस में वही रेट जो बैंक ने बनाया है, एफडी के केस में वो रेट जो एफडी सर्टिफिकेट में लिखा है, इंटर ब्रांच बैलेंस के केस में वो रेट जो हेड ऑफिस ने बताया है, और रिकम्प्यूटेशन करिए। एक दो पॉइंट और है कि अगर कोई चेंज वेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, ठीक है ना, तो देखेगा वो कि क्या कोई इंटरेस्ट में कोई चेंज वेंज हुआ है। बैंक कई बार चेंजेस करता रहता है, आरबीआई के अपने रेट्स होते हैं उसके हिसाब से बैंक चेंजेस करता रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये 8 पॉइंट आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेटिंग खर्चे। ऑपरेटिंग मतलब वही बिजली पानी के खर्चे। ठीक है, इसमें क्या चेक करना है, बहुत सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल। जो खर्चा किया गया है आप देखिए इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं, मतलब ऑथराइजेशन का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अगर वीक हुआ तो सब्सटेंटिव की रूपरेखा, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट आप डिसाइड करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल चेक करिए, एआरपी परफॉर्म करके कंपेयर करिए कि इस साल रेंट कितना था, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च हुआ, पिछले साल कितना हुआ। इससे क्या होगा, पता लग जाएगा। इससे आपको पता लगेगा कोई अनयूजुअल एबनॉर्मल खर्चा तो नहीं किया है, और आपको ट्रेंड का भी आइडिया लगेगा। ठीक है ना, साथ में जो भी खर्चा किया गया है उसके केस में इनवॉइस होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। अगर बिजली का खर्चा दिया है तो बिजली का बिल होगा, जो भी खर्चा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और एक बार अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लें, कैलकुलेशंस। तो यहाँ 5 पॉइंट बनेंगे, वहाँ इंटरेस्ट में ऊपर 8 पॉइंट थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 5 पॉइंट है। इंटरनल कंट्रोल चेक करिए मालिक, एआरपी परफॉर्म करिए, करंट ईयर को पिछले ईयर के साथ कंपेयर करिए, करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। इससे आपको ट्रेंड का आइडिया लगेगा। एक्चुअली है तो एक ही पॉइंट, लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी 2 पॉइंट लिखा, तो मैंने भी 2 लिख दिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करिए और कैलकुलेशंस देखिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। ठीक है ना भाई, प्रोविजन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो गए अपने एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट में अभी अपन ने 8 पॉइंट पढ़े, ऑपरेटिंग में वही 5 पॉइंट, और प्रोविजन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गए एक्सपेंडिचर। अब क्या बचा है जी, अब तो बचा है कुल मिला के अगर बात करें तो इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम। अगेन सोर्सेज तो आपको याद रखने नहीं है, लेकिन फिर भी मेजर सोर्स है इंटरेस्ट। जो एडवांस दिया उस पर इंटरेस्ट आएगा, बैंक के अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स होंगे उस पर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका, हाँ, आपने किसी और ब्रांच को पैसा दिया है तो वहाँ से इंटरेस्ट आ सकता है। इंटर ब्रांच बैलेंस वो आपको देगा तो उसका खर्चा आपको मिलेगा, तो आपका इनकम है आपकी। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट इनकम भी आएगी। अदर इनकम तो बहुत सारी है, लॉकर का रेंट है, कमीशन है, ठीक है, तरह तरह की, तो बहुत सारे आपके, ठीक है, डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, मोबाइल बैंकिंग की फ़ीस लोगे आप, लोन प्रोसेसिंग की फ़ीस होती है, कमीशन लेते हो आप, ब्रोकरेज होती है, सिक्योरिटीज़ में बेचते हैं आप, म्यूचुअल फंड, ये सब। ठीक है, तो इंश्योरेंस बेचते हैं, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस बेचता है, उस पर फीस मिलती है। ठीक है, तो अपना क्लाइंट को रेफ़र करते हैं, उस पर कमीशन मिलती है। तो बहुत सारे हैं, देर आर न्यूमरस सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द बैंक, न्यूमरस। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये तो बेसिक आपकी ऑर्डिनरी हो गई। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वहाँ से भी पैसा आएगा। ठीक है, कोई लैंड बिल्डिंग बेचोगे, वहाँ से भी पैसा आएगा। तो ये सब तो आपके अपने डिविडेंड वगैरह आएंगे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो। मिसलेनियस में आपके स्क्रैप है, रद्दी है, न्यूज़पेपर पुराने बेच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से भी पैसा आएगा। तो पैसा तो बहुत जगह से आ ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुद्दा क्या है कि चेक क्या करना है, ये सोर्सेज ऑफ इनकम है, चेक क्या करना है। कह रहे हैं अगर आप इनकम चेक करते हैं ना बैंकिंग कंपनी की, तो आपको ये सारे पॉइंट देखने पड़ेंगे। कैसे कैसे क्या क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। बस एक बात ध्यान रख लेना जो मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में भी, कि एनपीए के केस में ना, अगर एसेट एनपीए हो गई, अगर लोन आपका एडवांस एनपीए बन गया
तो इनकम तभी मानेंगे जब रिसीव होगी। रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड। एक्रूअल सिस्टम नहीं चलता है एनपीए बनने के बाद। ज़्यादातर पॉइंट्स में आपको, ज़्यादातर पॉइंट्स में यहाँ पे वही चीज़ मिलेगी। पढ़ते हैं एक बार एक करके, ठीक है। सबसे पहले इनकम को लेकर ऑडिटर चेक करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होगी और प्रॉपर अमाउंट के साथ होगी। इनकम बेसिक पॉइंट है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए और जो भी रिकॉर्डेड है वो प्रॉपर अमाउंट के साथ रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। दूसरा, कोई भी इनकम अगर 1% ऑफ टोटल इनकम है, मान लो टोटल इनकम है आपकी 100 करोड़, ठीक है, आपको कमीशन मिल रही है इंश्योरेंस पे या इंश्योरेंस बेच रहे हो 1.5 करोड़ रुपए, तो 1% से ऊपर हो गई, 1.5% हो गई आपकी ये 1.5 करोड़ रुपए की इनकम। कोई भी इनकम अगर आपके टोटल इनकम की 1% से ऊपर है तो उसे आप एक्रू करिए एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। लेकिन मान लो आपकी 100 करोड़ की टोटल इनकम है, उसमें से आपको 60 लाख रुपए लॉकर का रेंट आता है, 0.6% हो गया, 1% भी नहीं है। कोई भी इनकम अगर 1% से कम है, मटेरियल नहीं है, मतलब वो मटेरियल नहीं है, उसे AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज ना करें, उसे रिकॉग्नाइज करें व्हेन रिसीव्ड। मतलब अगर 1% है तो एक्रू कर दें एक्रूअल बेसिस पे AS9 के हिसाब से। लेकिन अगर 1% से कम है तो तभी रिकॉग्नाइज करें जब मिले। 1% से कम तो रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव्ड, और 1% है तो एक्रू करना पड़ेगा भैया एज पर AS9। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऐसा है, बैंक अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करेगा जनरली एक्रूअल बेसिस पे, बिल्कुल ठीक बात है, एक्रूअल बेसिस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है, आपने एक्रू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये देखना भूल जाएंगे कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। मतलब आपको लगता है कहीं से पैसा आना ही नहीं है तो उसे एक्रू करके भी फ़ायदा नहीं है। तो कह रहा आप एक्रू करिए, लेकिन ऐसा अनरीजनेबल नहीं होगा कि आप कलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सर एक्रू करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलेक्शन तो देखना पड़ेगा ना यार, पैसा आएगा या नहीं आएगा। अल्टीमेटली अगर कलेक्शन ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम उस एक्रूअल का, आप बताओ। तो जनरली एक्रूअल बेसिस पे ही होगी इनकम रिकॉग्नाइज, लेकिन हम कलेक्शन भी देखेंगे, क्योंकि अगर कलेक्शन नहीं हुआ तो वो इनकम तो आपकी आई नहीं ना आपके पास, ठीक। ये पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ाया है, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी वाला। अगर कोई भी एसेट एनपीए बन गई, एनपीए, तो आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इनकम को जब तक कि रियलाइज नहीं होगी। पढ़ा हुआ पॉइंट है। अगर एनपीए बन गई भैया तो रिकॉग्नाइज मत करना जब तक कि रियलाइज नहीं होगी, और अगर रिकॉग्नाइज कर दी है तो रिवर्स करनी पड़ेगी, रिवर्सल ऑफ इनकम वाला कंसेप्ट। अगर आपने एक्रू और क्रेडिट कर दी है तो रिवर्स करना पड़ेगा, इट शुड बी रिवर्स्ड, ठीक है ना। तो एनपीए केस में जब तक रिकॉग्नाइज मत करो जब तक कि रियलाइज नहीं। अगर रिकॉग्नाइज कर दिया है तो फिर आप रिवर्स करिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इनकम और भी आएगी, आप एनएससी बेचोगे, किसान विकास पत्र बेचोगे, इंदिरा विकास पत्र बेचोगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेचोगे, तो भैया इनकम कब मानेंगे? कह रहा है इनकम मानोगे ड्यू डेट में, ऑन ड्यू डेट, ठीक है ना। मेन बैच के अंदर मैं एक टेबल बना देता हूँ, आपको होमवर्क दे सकता हूँ कि आप भी टेबल बना देना। उसमें आप क्या करना, उसमें आप एक तरफ लिखना कौन सी इनकम है और कब रिकॉग्नाइज होगी, इनकम व्हेन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो जैसे जनरली है इंटरेस्ट फीस कमीशन, तो अपन ने कर दिया एक्रूअल बेसिस पे, है ना। अब जैसे ये हो गई आपकी इंटरेस्ट फीस कमीशन। अब मान लो एनपीए हो गई, तो एनपीए पे इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? कह रहे हैं एनपीए पे इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन रिसीव्ड, ऐसा करके,
अच्छा, एनएससी किसान विकास पत्र पे कब करेंगे? किसान विकास पत्र पे करेंगे ऑन ड्यू डेट। ऐसा करके एक टेबल बना लो, ठीक है। 1 2 3 ऐसा करके एक पॉइंट और डाल देना, 1% वाला जो ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। तो आपके 8-10 पॉइंट बनेंगे, इससे क्या है सॉर्टेड हो जाएगा। जब अगली बार रिवीजन करोगे तो आपके सामने टेबल होगा, ठीक है। अगला, बिल्स परचेज्ड। अगर बिल आपने परचेज कर लिए हैं लेकिन साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है और डिस्काउंट मिल चुका है, लेकिन है तो आउटस्टैंडिंग साल के एंड में, तो कह रहा है प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा दोनों सालों में। मतलब आपने बिल परचेज कर लिया लेकिन 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, डिस्काउंट आपको मिल चुका है, तो भैया वो आपके लिए जो इनकम है उसे कब बांटोगे? उसे बांटेंगे प्रोपोर्शनेटली दोनों सालों में, ठीक है। अगर बिल्स फॉर कलेक्शन की बात करें, भैया बिल्स फॉर कलेक्शन में आप 2-3 चीज़ें देखिए। सबसे पहले, क्या प्रोसीजर है इसमें? आप पार्टी का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, अपना बैंक का खुद का कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, ठीक है। साथ में प्रोसीजर में आप पार्टी का अकाउंट तभी क्रेडिट करिए कस्टमर का जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हुआ होगा। जब तक एक्चुअल कलेक्शन नहीं है ना, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट मत करो। कस्टमर का अकाउंट तभी क्रेडिट करो जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हुआ हो। या तो हाँ, या तो कलेक्शन जो है बैंक ने खुद किया होगा या बैंक के एजेंट वगैरह ने किया होगा, ठीक है ना। तो बिल फॉर कलेक्शन में प्रोसीजर देखिए। प्रोसीजर सिंपल कहता है कस्टमर का अकाउंट तभी क्रेडिट करिए जब पैसा आपको मिल गया होगा, और साथ में जो कमीशन आपको मिलती है, ब्रांच को कमीशन मिलेगी कलेक्शन के लिए, कमीशन तभी ड्यू होगी व्हेन बिल हैज़ बीन कलेक्टेड। तो ऐसे जब आप टेबल बनाओगे ना, तो आप बोलोगे यार इसमें कमीशन, ठीक है, ऑन कलेक्शन ऑफ बिल कब ड्यू होगी? तो बोलो यार कमीशन ड्यू कब होगी? कमीशन ड्यू होगी व्हेन द बिल हैज़ बीन कलेक्टेड। तो ऐसा सामने लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं भाई? व्हेन द बिल हैज़ बीन कलेक्टेड, ऐसा। तो यहाँ आ गई टाइप्स ऑफ इनकम, और यहाँ आता जाएगा कब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, वेरी 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 सॉर्टेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीनिगोशिएशंस। कई बार क्या होता है, अब मान लो कोई कमीशन फीस मिलनी है आपको, क्योंकि आपने उधारी दी किसी को, ठीक है, उधारी दी, वो पैसा दे नहीं पा रहा है, तो उस उधारी पे रीनिगोशिएशन हो रहा है, रीस्केड्यूलिंग हो रही है। आपने 4 महीने और दे दिए, 6 महीने और दे दिए सामने वाले को, चल भाई ये ठीक है, तो आप थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे, पेनाल्टी जो भी चार्ज करोगे आप, ठीक है। अगर आपने रीनिगोशिएट किया है बैंक ने, या रीस्केड्यूल किया, चल तेरे को 6 महीने और दे दिए हमने, आपने बोला अपने कस्टमर को, ठीक है, उधारी पे करने के लिए, तो कह रहा है सर उस पर अगर कोई फीस ले रहे हो आप रीनिगोशिएशंस पे, रीस्केड्यूलिंग पे, तो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे एक्रूअल बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनिगोशिएशन। मतलब मान लो अगर आपने 6 महीने और दिए बैंक ने अपने कस्टमर को, चलते हुए जितना भी पैसा ड्यू था तो 6 महीने तक और दे दिए, उसके लिए हम तेरे से 12,000 रुपये चार्ज करते हैं। 6 महीने के लिए 12,000 रुपये फीस चार्ज कर रहे हो, तो कह रहा है एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड। मतलब हर महीने 2,000 रुपये इनकम रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि 6 महीने और दिए थे आपने, अब 6 महीने के लिए 12,000 रुपये फीस ले रहे हो, तो पर ईयर कितना हो गया, पर मंथ कितना हो गया, 2,000 रुपये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्रूअल बेसिस पे आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया तो इस पर लिख दिया आपने फीस ऑन कमीशन, मतलब ये आप बना लेना, मैं फिर भी बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। फीस ऑन रीनिगोशिएशंस, तो क्या लिख दोगे इसमें? कब रिकॉग्नाइज करेंगे? हम रिकॉग्नाइज करेंगे एक्रूअल बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा मैं रफ में ही बना के दे रहा हूँ, चलो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, कि मन नहीं मानता ना, फिर भी टीचर है, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या भेदभाव करूँ मेन में और इसमें, अब है तो सब वही, ठीक है। तो रफ में फिर भी बना दिया, फेयर जरूर बना देना जिन्होंने नहीं बनाया है। लीज्ड एसेट, देखो जी, लीज्ड एसेट पे अगर फाइनेंस इनकम है आपको,
फाइनेंस इनकम जो होगी, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे ही करेंगे। अगर कल को एसेट एनपीए बन गई और उससे पहले आपने क्रेडिट कर दिए तो रिवर्सल करना पड़ेगा, अगर अनरियलाइज रह गई तब। सेम पॉइंट है। तो लीज्ड एसेट पे अगर आपकी कोई इनकम आपने क्रेडिट कर दी थी, एक्रू कर दी थी और कल को वो एनपीए बन गई, तो जो भी आपने किया था उसे आप रिवर्स कर दीजिए, दैट शुड बी रिवर्स्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं मेमोरेंडम अकाउंट की। क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि कोई एसेट एनपीए बन गई ना, तो जो इंटरेस्ट, सेम पॉइंट, जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसे रिवर्स करेगा बैंक, सेम कहानी है, ठीक है। और रिवर्स करेगा तो डेबिट करना पड़ेगा P&L, कभी क्रेडिट किया था आज डेबिट करना पड़ेगा, और आगे का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। तो जो कर दिया उसे रिवर्स करो, P&L को डेबिट करो, आगे का चार्ज मत करो। लेकिन पता है क्या, कंट्रोल पर्पजेस के लिए, ये चलो अकाउंट्स बना लिया आपने कंट्रोल के लिए, कल को पैसा डूबना नहीं चाहिए, कंट्रोल पर्पस के लिए बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट को जोड़ता रहेगा। तो पता होना चाहिए ना बैंक को कितना पैसा लेना है उससे, सामने वाले से। इसीलिए एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाता है बैंक। मेमोरेंडम अकाउंट आपका P&L नहीं होता, मेमोरेंडम अकाउंट एक सब्सिडरी अकाउंट होता है कंट्रोल पर्पस के लिए। तो मेमोरेंडम अकाउंट में वो क्या करेगा, उस इंटरेस्ट को एक्रू करता रहेगा कि कल को भाई कितना इंटरेस्ट बन गया, कितना प्रिंसिपल था। तो कल को एसेट बेचनी, कुछ भी बेचना, तो कितनी रिकवरी करनी है, वो तो बैंक के पास नेट अमाउंट होना चाहिए ना। तो बैंक क्या है, इंटरेस्ट को काउंट करता ही रहेगा मेमोरेंडम में। P&L में रिवर्स कर देगा, डेबिट कर देगा, और आगे चार्ज नहीं करेगा, मतलब आगे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है जी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वाला। ये ना आपने वहां भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी। सिंपल है, ये क्या कहता है, कहता है भैया 3 जगह से पैसा आएगा, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे और रिवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आपने बेचे हैं ना, जो भी मुनाफा हुआ है आपको, या जो भी लॉस हुआ है, उसे P&L में लेके जाना है। सिंपल है बिल्कुल। नेट प्रॉफिट और लॉस शैल बी टेकन इनटू P&L, ठीक है। दूसरा, P&L ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया है पीरियोडिकल इंटरवल पे, तो जो भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है, या तो बढ़ेगा या कम होगा, उसे P&L में लेकर जाना है, P&L में लेकर जाना है। जो भी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो P&L में। अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं, FD करी होगी बैंक ने खुद के अपने नाम से, कोई शेयर्स खरीदे होंगे, डिवेंचर खरीदे होंगे, जो भी है, वो सारा पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। कह रहा है ऑल इनकम डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड डिवेंचर ऑफ कॉर्पोरेट अदर इन्वेस्टमेंट वे ऑफ इंटरेस्ट इन डिविडेंड, एक्सेप्ट इनकम अर्नड बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर इन और अब्रॉड इंडिया। मतलब वो इनकम मत काउंट करना जो सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर से आ रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, आपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, पैसा लगाया होगा, सब्सिडरी कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे रही है तो वो एक्चुअल इनकम थोड़ी है आपकी, ठीक है ना। तो अगर सब्सिडरी से आपको कोई डिविडेंड आता है या जॉइंट वेंचर से कोई डिविडेंड आता है, तो उसे इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो सब्सिडरी जॉइंट वेंचर इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गए जी आपके इनकम के सारे पॉइंट, ठीक है। इनकम भी हो गया, एक्सपेंडिचर भी हो गया, ड्राइंग पावर भी हो गया, आपका एडवांसेस भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, टेक आउट फाइनेंस। चलिए जी, अब लास्ट आता है टेक आउट फाइनेंस। क्या कहता है देखें, टेक आउट फाइनेंस में क्या होता है, मान लो एक पर्सन है P, इसने बैंक से लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, मान लो 12 से 18 महीने का, 18 महीने का लोन लिया मान लो, ठीक है। इसको क्या था, एक बिल्डिंग बनानी थी, 4 फ्लैट बनाने थे और उसको बना के बेचना था, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए लोन चाहिए था। इसने क्या किया, इस बिल्डिंग को 12 महीने में ही कंप्लीट कर लिया।
18 महीने का मान लो लोन था, 12 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया। अब बिल्डिंग जो आपकी है वो 12 महीने में टाइम से पहले कंप्लीट हो गई, तो कहीं ना कहीं बोरोवर के पास एक ज़्यादा निगोशिएटिंग पावर आ गई बैंक के सामने कि भैया जो बिल्डिंग मैंने 18 महीने में कंप्लीट करनी थी वो 12 महीने में कंप्लीट कर दी है। अब वो क्या बोलेगा बोरोवर से कि अब आप ना मुझे एक लॉन्ग टर्म लोन दो 15 साल का। लॉन्ग टर्म लोन से क्या करेगा, सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन रीपे करेगा और इसका इंटरेस्ट का रेट कम करा लेगा शॉर्ट टर्म का। तो इससे क्या हुआ, दो फायदे हो गए बोरोवर को। एक तो शॉर्ट टर्म लोन पे ब्याज कम लगा, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा मिल गया उसको, क्योंकि बैंक को भरोसा हो गया आपके ऊपर। तो जो ये आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है ना, इसे बोलेंगे टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट का मतलब है एक जगह से पैसे लिए तो दूसरी जगह से बाहर निकल गए। ये लॉन्ग टर्म लोन लेके शॉर्ट टर्म से आप बाहर निकल गए, टेक आउट। 15 साल का लोन लिया, इससे पुराना लोन रीपे कर दिया, अब नया लोन चलता रहेगा, 15 साल में किस्तें पे करते रहो, क्या दिक्कत है। दो फायदे हैं, इसका इंटरेस्ट कम हो गया और आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग भी मिल गई। ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में ही चलता है। ये तभी होता है जब लेंडर प्रॉमिस करता है भैया मैं टाइम पे चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लोन देगा बाद में, प्रोक्यूर्ड लेटर, ताकि पहले वाले लोन को ख़त्म कर सके, रिप्लेस द इनिशियल लोन। समझ आ रही बात। तो बाद में ये लॉन्ग टर्म लोन लिया ताकि पुराना लोन ख़त्म कर सके। प्रॉपर्टी डेवलप, ये मीनिंग हो गई, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में चलता है। ये तभी होगा जब अपने क्राइटेरिया के तहत टाइम से आप टाइम से पहले कंप्लीशन कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, ये टेक आउट फाइनेंस में अगर कल कोई एनपीए बन गया, सेम पॉइंट है, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि रियलाइज नहीं होगा, सेम, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टेक आउट फाइनेंस के? ऑब्वियस सी बात है यार, टेक आउट फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल रहा है ना आपको, तो शायद पहले नहीं मिलता। अगर आप बैंक के पास सीधे जाओगे तो शायद आपको नहीं देगा, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म लोन मिला, आपने प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लिया, उसके आधार पे लॉन्ग टर्म लोन लिया, शॉर्ट टर्म को रीपे कर दिया, अब लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। ये कहलाता है टेक आउट फाइनेंस। तो भैया बैंक ऑडिट आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बैंक ऑडिट इज डन। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।